अब हम लेते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक, दैट इज सीड क्लीनिंग। कई बार ऐसा होता है कि सीड्स को जब हम स्टोर कर रहे हैं तो उनकी क्लीनिंग प्रॉपर नहीं है, और उसकी क्लीनिंग प्रॉपर नहीं है तो उनमें जो डेब्रिस उसके अंदर जो रह जाती है उसमें पैथोजन हो जाता है। पैथोजन डोमेंट फॉर्म में उसमें अंदर पड़ा होता है, फंगल पैथोजन जो है वो उसके अंदर रह जाता है, डेब्रिस जो उसके अंदर साथ में सीड्स के साथ में है। तो अब अगर हम इन सीड्स को लेंगे और इनको ग्रो करेंगे तो फंजाई जो होगी इजीली गेट्स इनटू द फील्ड। तो प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द सीड्स बिफोर सोइंग, दिस कंसिडरेबली रिड्यूसेस इंसिडेंस ऑफ द डिजीज इन द कमिंग क्रॉप। अब इसके बाद इसका सब टॉपिक हम लेंगे क्रॉप रोटेशन। बहुत सारी डिजीजेस जो हैं दे कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय एम्प्लॉइंग प्रॉपर क्रॉप रोटेशन। और ये जो है इसमें जो मेन फैक्टर है इसका जो सक्सेस है, तो सक्सेस ऑफ क्रॉप रोटेशन फॉर डिजीज मैनेजमेंट, दिस डिपेंड्स ऑन प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ क्रॉप इन द सीक्वेंस एंड the knowledge of the method of survival of the pathogen. Two main considerations are important in the selection of crop. तो इसमें पहले तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या करना है, डिजीज मैनेजमेंट के लिए हमें प्रॉपर सिलेक्शन क्रॉप किस सीक्वेंस में हमें क्रॉप लगानी है, पहले साल क्या लगानी है, दूसरे साल क्या लगानी है, तीसरे साल क्या लगानी है, ये पता होना चाहिए। और दूसरा, पैथोजन किस तरीके से सर्वाइव करता है हमें ये पता हमें होना चाहिए। और सिलेक्शन ऑफ क्रॉप के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि द क्रॉप ग्रोन बिटवीन द ससेप्टेबल होस्ट क्रॉप शुड बी रेजिस्टेंट और इम्यून टू द पैथोजन। तो दो ससेप्टेबल होस्ट क्रॉप्स अगर हमने लगाए, एक ससेप्टेबल है और दूसरा वाला अगर लगाया तो वो रेजिस्टेंट नहीं है, तो डिजीज उसमें आ जाएगी। तो हमें क्या करना है कि पहला जो अगर क्रॉप लगाए तो दूसरा हमें रेजिस्टेंट और इम्यून फॉर्म लगाना है, और दूसरा इट शुड बी नॉन होस्ट। दूसरा ऐसा हो सकता है कि पहले हमने होस्ट जिस पर डिजीज हो गई वो वाला लगा रखा है, तो बाद में हमने इम्यून वैरायटी लगा दी, रेजिस्टेंट वैरायटी लगा दी, तो पहली वाली डिजीज उसमें नहीं है। और दूसरी हमने ले लिया नॉन होस्ट, तो जो पहले वाला फंगल है वो फंगल का स्पोर्स, क्योंकि दूसरी हमने जो लगाई है क्रॉप वो उसके लिए होस्ट प्लांट है ही नहीं, नॉन होस्ट है, तो उसके जो होते हैं उसके रूट एक्सीडेट्स जो आएंगे सॉइल में वो फेवर ही नहीं करेंगे पैथोजन के सर्वाइव करने के लिए। तो इस तरीके से हम इसको क्रॉप रोटेशन को मैनेज कर सकते हैं। जैसे विल्ट ऑफ अरहर कॉज्ड बाय फ्यूजेरियम यूडम कैन बी टेकन एज एग्जांपल। द फंगल पैथोजन remains active as saprophytes for some times on dead roots of arhar left in the field after harvest. When decomposition of root advances and other soil microorganisms predominate, the conidial and hyphal cells of the fungus they form conidiophosis or chlamydospores. They form chlamydospores. conidiophosis नहीं फॉर्म करती, chlamydospores. क्लेमाइडोस्पोर्स वो स्पोर्स होते हैं जो कि एडवर्स कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, तो वो क्या कर देती है, क्लेमाइडोस्पोर्स फॉर्म कर लेती है। बट द क्लेमाइडोस्पोर्स दे फेल टू सर्वाइव इन द सॉइल फॉर indefinite period. If the arhar crop is replaced by a non-host crop to this pathogen in the next season, the chlamydospores will be finally destroyed after the germination, because germinating chlamydospores will not infect the non-host crop on one hand, and they would fail to overcome so prolonged a period. तो ये एग्जाम्पल हो गया कि जो इसके ऊपर डिजीज कॉज करी है, फ्यूजेरियम ने डिजीज कॉज करी है। विल्ट ऑफ अरहर है, विल्ट ऑफ अरहर किसके कारण हो रही है, फ्यूजेरियम के कारण। फील्ड में ये उसमें सॉइल में पड़ी रह गई, क्योंकि पहले साल हमने अरहर उगाई थी, अरहर हमने हटा दी, लेकिन फ्यूजेरियम सॉइल में पड़ी रह गई। अब उस फ्यूजेरियम ने क्या किया, क्लेमाइडोस्पोर्स फॉर्म कर दिए। अब क्लेमाइडोस्पोर्स जब फॉर्म कर दिए तो ये क्लेमाइडोस्पोर्स एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर जाएंगे। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन वापस आएगी नेचर की, टेम्परेचर की, तो इस जर्मिनेट करेंगे। लेकिन अगर हम अरहर की क्रॉप की जगह दूसरा नॉन होस्ट क्रॉप लगा दें तो वो जो क्लेमाइडोस्पोर्स जर्मिनेट हुए वो नॉन होस्ट के ऊपर जर्मिनेट होने के बाद भी उसको इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे और फेल हो जाएंगे, और उनका जर्मिनेशन होना
कोई फायदे का नहीं रहेगा, क्योंकि वो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर रहे। इस तरीके से इसको रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया क्रॉप रोटेशन। और लास्ट हम ले रहे हैं इसमें सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब होता है इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज एम्ड एट एलिमिनेटिंग or reducing the amount of inoculum that is present in a field or in a plant for preventing the spread of the pathogen or other healthy plants or their products। तो ये क्या कर रहा है सैनिटेशन, हम पानी डाल रहे हैं। सैनिटेशन के कारण क्या हो रहा है कि सारी एक्टिविटीज हो गई, वो उसके थ्रू हम एलिमिनेट कर रहे हैं इनोकुलम को। तो पानी देने के पहले जो प्रोसेस है उसमें हमें क्या क्या करना है। अगर मान लो कुछ वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं, वो वर्कर्स स्मोक करते हैं, तो स्मोक करते हैं तो उन्होंने बीड़ी अगर लेकर के स्मोक किया तो उस बीड़ी में मान लो कोई इन्फेक्शन था, कुछ भी था, तो उनको काम करने से पहले हाथ धोने, तो पानी डालने के पहले उनको हाथ धोने, ताकि हेल्दी प्लांट्स के अंदर जो वायरल डिजीज है वो नहीं आए। इसी तरीके से जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं सॉइल में, उन इक्विपमेंट्स को हम पहले अच्छे से फील्ड में काम में लेने के पहले उनको अगर हम पानी से अच्छे से धोएंगे और उसके बाद हम उनको यूज़ करेंगे। तो पानी देना तो है ही, लेकिन पानी देने के पहले हमने क्या किया कि उनको क्लीन कर दिया, ताकि उसमें इन्फेक्शन इक्विपमेंट्स के थ्रू नहीं आए। इक्विपमेंट्स में कुछ चिपके हुए स्पोज हो सकते हैं, कोनिडिया हो सकते हैं, या क्लेमाइडोस्पोज हो सकते हैं, रेस्टिंग स्पोज हो सकते हैं, तो वो उसके थ्रू इन्फेक्शन ना फैले। जो भी पिछले साल हमारा प्रोड्यूस था, वो हमने जिन कंटेनर्स में रखा था उनको हम अच्छे से वॉश करें। रीयूज़ करने के पहले स्टोरेज जो हाउस है हमारा, उसको हम अच्छे से वॉश कर लें, ताकि इनोकुलम और जो है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन उसमें ना आए। तो हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इसके बाद जो रिमूवल कर सकते हैं हम, और या डिस्पोजल कर सकते हैं, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं जो प्लांट डेब्रिस है उसका, तो वो जो है पैथोजन इन्फेक्ट कर देगा, स्प्रेड हो जाएगा, और स्प्रेड ऑफ पैथोजन हो जाएगा उससे, और उससे डिजीज इंसिडेंस बढ़ जाएगी। तो हमें क्या करना है कि उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करना है इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस को। तो ये सारी चीज़ें अगर हम पानी देने के पहले उसमें पानी, खेत में पानी दे रहे हैं उसके पहले हमने सारा ये सब कर दिया, तो क्या होगा कि क्लीनिंग हो जाएगी। और क्लीनिंग के बाद आप नहीं तो क्या होगा, अगर आपने पानी दिया और पानी देने से क्या होगा कि मान लो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं और उनके थ्रू पानी होता हुआ निकलेगा, तो उन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जो भी लगा हुआ है, क्लेमाइडोस्पोर लगा हुआ है, डोमेंट स्पोर लगा हुआ है, रेजिस्टेंट स्पोर लगा हुआ है, सब जो भी फॉर्म है उस तरीके का वो आगे फैलता जाएगा, और वो अगर पॉसिबल है वो डिजीज़ कॉज कर सकता है तो वो डिजीज़ कॉज कर देगा। तो हमें क्या करना है कि जो भी चीज़ें करनी है उन सबको पानी से धोना है, और उसके बाद हमें फील्ड में पानी देना है, ताकि उसके थ्रू इन्फेक्शन ना पहुँचे, क्लीनिंग अच्छे से हो जाए, और उसके बाद हमें ये प्रैक्टिसेस कंटिन्यूड रखनी है। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, वो रिड्यूस करती हैं और इरेडिकेट कर देती हैं पैथोजन को और उसके पैथोजन के इनोकुलम को। दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग, एंड we'll deal with physical methods in my next lecture. Till then,